हमारी आज की टॉपिक होगी जो हमारी जो मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट रहते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो कंपोनेंट बोलते हैं। माइक्रो कंपोनेंट मीन्स छोटी से छोटी रजिस्टर, छोटी से छोटी कैपेसिटर एंड छोटे से छोटे डायोड कंपोनेंट, कुछ भी जो भी छोटा कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, उसको बहुत सारे दोस्त होंगे जो क्लास में उसे चेंज करते हैं, आसानी से भी करते हैं, अपने तरीके से वो अच्छे से करते हैं। फिर आप हमारी तरीके देखिए, अच्छा लगे तो बताइएगा। तो इस चीज को हम लोग जो चेंज करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी आईसी को निकालते हैं, किसी पिन को निकालते हैं और उसको निकालने के दरमियान हमारे दो चार कंपोनेंट्स हमारी मदरबोर्ड से चिपक जाते हैं, या फिर यहाँ से उधर चिपक जाता है, या फिर एसएमडी के एयर से वो उड़ जाता है। तो इसे किस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं आसानी से, किस तरह से दूसरे मदरबोर्ड से आप निकाल के इस पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सब की जो पूरी प्रोसेस है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इससे पहली वीडियो में मैंने क्लास में आपको बताया था कि मदरबोर्ड पे हम जब भी काम करते हैं तो हमारा मदरबोर्ड पे जो भी कंपोनेंट है वो कम से कम 300 की टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, यानी कि वो बाहर निकलता है। हाँ, अगर हम उसकी टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, जैसा कि मैंने माइक की टेम्परेचर को डाउन करके लगाने का तरीका सिखाया आपको, कि माइक की टेम्परेचर को डाउन किए उसके बाद उसे फिक्स किए, यानी कि उस पे जो कंपनी की टेम्परेचर थी उसे प्रॉपरली हमने हटा दिया, वहां अब हमारे 138 हो गए। तो हमारी मदरबोर्ड की जो टेम्परेचर है वो 300 है। अब सवाल ये होता है कि हमारा ये मदरबोर्ड है, ठीक है, ये मदरबोर्ड है, और अगर इस पे हम 300 की टेम्परेचर में इसकी कंपोनेंट को निकालेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा कि सीपीयू के बगल के कंपोनेंट निकाल रहे हैं या पावर की बगल की निकाल रहे हैं या उसे बदल रहे हैं, तो अगर आप इस पे 300 की हीटिंग करेंगे तो जाहिर सा बात है कि इतनी हीटिंग में कंपोनेंट तो बाहर आएगा, लेकिन आपकी आईसी भी तो बाहर से बॉल फेंक सकते हैं, या आईसी भी के बॉल तो मेल्ट हो सकते हैं, या बोर्ड के पीछे जो कंपोनेंट है या आईसी है उसका भी बॉल बाहर आ सकता है। तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब वो काम करते हैं, किसी एक कंपोनेंट को उठाते हैं या लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके दरमियान होता क्या है कि मदरबोर्ड के पीछे की आईसी बॉल बाहर आ जाता है, या फिर उस कंपोनेंट को निकालने के दरमियान तीन चार कंपोनेंट इधर उधर चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारा कोशिश ये रहता है कि यहाँ ये ट्रिक अप्लाई करना है कि बगल वाले कंपोनेंट्स हिले भी नहीं, वो अपनी जगह से ड्राइसोल्ड भी नहीं हो, और हम जिस कंपोनेंट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वही कंपोनेंट्स हमारा मेल्ट हो, और सिर्फ वही कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से बाहर आए, या जिस भी बोर्ड को आप रिपेयर कर रहे हैं उससे बाहर है, दूसरी कंपोनेंट्स पे कोई भी जरा सा भी इफेक्ट भी ना पड़े। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा, 300 की हीट देंगे तो जाहिर सा बात है कि इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 300 की हीटिंग में हमारे मदरबोर्ड की सारी कंपोनेंट जो है वो मेल्ट होने लगते हैं, वो पिघलने लगते हैं, वो सारे कंपोनेंट अपनी जगह को छोड़ने लगता है। तो यहाँ कोशिश ये करना है, अप्लाइंग ये करना है कि हमारी जो 300 की हीट ना देना पड़े, 250 की हीटिंग में कंपोनेंट बाहर आ जाए, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, कॉइल हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो। मात्र 250 की टेम्परेचर में मदरबोर्ड की कंपोनेंट को बाहर करना है, हमारा मोटो ये है। हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 250 की टेम्परेचर में हम किसी भी कंपोनेंट को बाहर करेंगे तो हमारा मदरबोर्ड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मदरबोर्ड में इफेक्ट तभी होगा जब हम उस पर 300 की हीट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम 300 पे करेंगे नहीं, मात्र 250 की टेम्परेचर पर करेंगे तो हमारी जो है ओके। ये लेनोवो फैब 2 ने बोला है डिजिट टेल मी इंग्लिश। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो हमारी जो मदरबोर्ड है उस पे जो हम हीट अप्लाई करेंगे तो 300 की अगर हम हीटिंग अप्लाई करते हैं तो हमारी कंपोनेंट के साथ साथ अदर कंपोनेंट भी बाहर आ सकते हैं या वो प्रेशर में गल सकते हैं। तो आई मीन कि हम अगर उस पे
250 की हीट को अप्लाई करके और 3 की हीट को अप्लाई करके उस कंपोनेंट को बाहर निकालेंगे। तो आपका अभी ये मन में सवाल होगा कि अगर 250 की हीट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या कंपोनेंट मदरबोर्ड से बाहर आएगा? ऑफिशियली नहीं आएगा, लेकिन अपने को लाना है। ठीक है, वो नहीं आएगा लेकिन लाना है। हमारा बैकग्राउंड इमेज चला गया है, तो चलिए इस बैकग्राउंड इमेज को जरा ठीक कर ले। बट ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, तो तो 250 की हीट पे उसे लाना है अपनी 250 की ही हीट पे ही हमें काम करना है कंपोनेंट को निकालने के लिए। अगर उससे ज्यादा करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक काम के साथ साथ दूसरे कंपोनेंट में खराबी आने के चांसेस रहेंगे। तो चलते हैं प्रोसेस पे। मैं अपने कैमरे के डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, चलता हूँ माइक्रोस्कोप पे। एकदम ध्यान से बने रहिए। अब इसको 250 पे करने के लिए क्या क्या हमें टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या रूल फॉलो करना होगा, तो ध्यान से समझिए एकदम अच्छे से। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके, तो देखिए साउंड इसलिए नहीं जा रहा था कि मैंने बताया कि मैं सेटअप कर रहा हूँ, साउंड जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अब सभी को साउंड मिल रहा होगा। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने बताया है कि आप लोगों को भी कोई चीज टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं इनसे जुड़ी सभी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी चीज मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वेट कीजिए। मैं सब कुछ बताऊंगा इससे रिलेटेड कि इस कंपोनेंट को मैं क्या हीट करना है, कितने देने हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। आप लोग बस ध्यान से समझिए। तो अभी देखिए मैंने अपनी पीसीबी जो है, ये पीसीबी को यहाँ आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ फिक्स करा है पीसीबी स्टैंड में। अब ये मोबाइल देख पा रहे होंगे कि इसमें काफी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट दिख रहा होगा, काफी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट है। अब इसमें छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। छोटे बड़े का मतलब है कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि छोटा कंपोनेंट भी है, बड़ा भी है, मिडिल साइज का भी है, मिडिल साइज का भी है, और एकदम छोटा से छोटा, ये देख पा रहे होंगे ये सब कितने हैं, एकदम काफी छोटा कंपोनेंट है। ये इतना छोटा है, ये काफी छोटा कंपोनेंट है आपके मदरबोर्ड के सबसे छोटा। ट्विजर एकदम बरोबर रहना चाहिए कि वो एक एक कंपोनेंट को आसानी से पकड़ पाए। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि बस ट्विजर भी जाने का जगह नहीं है, इतना ये कंजेस्टेड है। ठीक है, तो काफी छोटा कंपोनेंट है ये हमारे मदरबोर्ड का। अब इस कंपोनेंट को हमें मात्र 250 की टेम्परेचर पे निकालने हैं, ठीक है, 250 की टेम्परेचर पे। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, अब ये आपको कंपोनेंट दिख रहा होगा कि ये हमारे नीचे से जो कैपेसिटर है छोटे छोटे, ये सब हमारी मदरबोर्ड की सबसे छोटी कैपेसिटर है, एकदम सबसे छोटा कैपेसिटर। इससे ज्यादा छोटा कंपोनेंट आपको अपनी मदरबोर्ड पे नहीं दिखेगा, ये सबसे छोटा है। अब ये सारी कैपेसिटर को लगाने में दिक्कत होता है कि आपको अगर इसमें बीच में से दो निकालने हैं, या साइड से दो निकालने हैं, या कहीं से भी दो निकालने हैं, या चार निकालने हैं, तो दिक्कत होता है, परेशानी होता है, निकाल लेते हैं, लगाने में दिक्कत होता है। तो अब बारी आता है कि अगर आप यहाँ इस बोर्ड पे काम करते हैं, कैपेसिटर को शिफ्ट करने का, चेंज करने का किसी दूसरे मदरबोर्ड में, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कहाँ था, कौन किसकी जगह पे लगा हुआ था। तो आप इसकी एक फोटो जरूर खींच लीजिए, एक फोटो आप इसका खींच लीजिए। एयर भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि थोड़ा सा सब्र कीजिए। सब कुछ हम टॉपिक में कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, बस थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। इतनी हड़बड़ी में रहेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये क्लास जो हमारी लॉकडाउन की चल रही है आपको अच्छे से सिखाने के लिए और रिलैक्सफुल सीखने का चीज है। आराम से सीखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक आपको स्किप करूंगा। तो इस कंपोनेंट को चेंज करने के लिए जो इस पे हमको मकसद है हमारा कि ये 250 में निकल जाए। अगर 300 पे निकालेंगे तो इसके बगल में जो आईसी है, यहाँ देख पा रहे हैं, ऊपर में है, बगल में है, छोटी छोटी आईसी है वो, या इसके पीछे कोई आईसी होगा मदरबोर्ड के पीछे, तो उस पे भी खराबी आने के चांसेस रहेंगे, बॉल बाहर आ सकते हैं, उसके बॉल निकल सकते हैं। तो अपना मकसद है कि इसे
चलिए अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब जब इसको निकालेंगे तो अब रही बात कि इसे 250 पे निकालना है, एयर कितना देना है। तो एयर दोस्तों इस पे जो हम देंगे 3, 3.5, अगर डिजिटल मशीन है तो 35 दे सकते हैं, 30 से 35 दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भी यहाँ नहीं देना है, छोटे छोटे कंपोनेंट है और हमें 250 पे निकालना है। अगर आप 4 भी एयर दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगला रेजिस्टेंस नहीं होगा। यही चीज तो समझना है कि हम अगर 4 भी एयर दे दे तो हमारी अगली कंपोनेंट्स नहीं उड़नी चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, और ये कंपोनेंट्स हमारा 250 पे निकालना चाहिए। 300 पे निकालेंगे तो यहाँ जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है सारा पिघल जाएगा और एक दूसरे में सड़ जाएगा। तो इसे हमें 250 पे निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप कि आप 138 का पीपीडी लीजिए, 138, 138, 138, ठीक है। इस पीपीडी को लेना है और जिस भी कंपोनेंट्स को रिमूव करना है उस कंपोनेंट्स पे अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है तो एकदम बने रहिए। प्रिंकेश जी कोई सवाल है तो चैट में लिख दीजिए। वन 138 पीपीडी 138। ठीक है, हमने क्या किया है कि हर एक कंपोनेंट्स पे हल्के हल्के पीपीडी लगाए। ये काफी ज्यादा जूम है तो आपको पीपीडी का हर एक बॉल भी दिख रहा होगा, ये बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है। अब इस पीपीडी को क्या करना है, ये 138 का पीपीडी मैंने अप्लाई किया है इस पे, ठीक है। पीपीडी पेस्ट बोलते हैं। अब इस पेस्ट को क्या करेंगे कि हर एक कंपोनेंट्स में मिला देंगे। ठीक है, यहां मैंने क्या किया है कि पीपीडी को मुझे जो भी कंपोनेंट्स निकालने हैं उस कंपोनेंट्स में मैंने पीपीडी मेल्ट कर दिया, पीपीडी लगा दिया, ठीक है। ये देखिए एक दूसरे में शॉर्ट हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट हो चुका तो दिक्कत है, क्योंकि इसे हमें निकालने ही है।
ठीक है, मैं नॉर्मल सोल्डिंग आयरन ही इस्तेमाल करता हूँ। ये जो नॉर्मल सोल्डिंग आयरन आप छोटे कैमरे में देख लीजिए, कोई ये महंगी नहीं है, ये जो आपको मार्केट में मिलते हैं नॉर्मल सोल्डिंग आयरन वही है हमारा। ठीक है, ये पीपीडी को यहाँ मिला देने के बाद ये सारी पीपीडी जो है ये 138 है। अब जब ये 138 है और ये जाकर के मदरबोर्ड की पीपीडी से मेल्ट हो जाता है, तो ये मदरबोर्ड की पीपीडी के टेम्परेचर को ये कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी खुद की जो टेम्परेचर है ये अगली टेम्परेचर को अपने जैसा बनाने का कोशिश करता है, बट 100% तो 138 वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो कंपनी की भी मेल्ट किए हुए हैं। तो 100% अगर 138 अगर ये हो जाता तब तो ये 150-200 के ही टेम्परेचर पे ये बाहर आ जाता। तो अगर 100% ये 138 नहीं होगा इसमें मेल्ट करने के बाद, तो ये 350 भी तो नहीं रहेगा या 300 भी तो नहीं रहेगा, तो ये आपको 250, 260, 240 की टेम्परेचर में ये सारे कंपोनेंट अब बाहर आएंगे। अब इस कंपोनेंट को बाहर निकालने के लिए क्या करना है कि अब आप अपने असेंबली को 250 की हीटिंग पे एडजस्ट कीजिए। छोटे कैमरे में आप देख रहे होंगे, आपको असेंबली दिख रहा होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सारे कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया, सारे कंपोनेंट्स यहाँ से रिमूव हो गए। और आप देखे होंगे कि ध्यान से कि बगल वाला कोई कंपोनेंट्स मेल्ट भी नहीं हुआ, पिघला भी नहीं, हिला भी नहीं, एकदम कहीं किसी दूसरे कंपोनेंट पे, ठीक है, कोई भी किसी दूसरे कंपोनेंट पे कोई असर नहीं हुआ हमारी असेंबली का। हमें जिस कंपोनेंट्स को निकालने थे बस वही कंपोनेंट्स अपनी जगह से बाहर आया, दूसरा कंपोनेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके सामने है, आपने देखा इस चीज को कि किसी दूसरे कंपोनेंट्स पे क्या कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। हमें जिस कंपोनेंट्स पे काम करने हैं, जिसे हमें निकालने हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आराम से आप निकाल सकते हैं। या एक बार में 5 को निकाल सकते हैं, एक बार में 4। वो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने देखा 5 कैपेसिटर मैंने या रेजिस्टेंस निकाला तो आपको भी 5 ही निकालना है, बिल्कुल नहीं। सिंगल सिंगल करके आप उतार लीजिए, डबल डबल करके उतार लीजिए, जितना ज्यादा उतार सके या जैसे आप उतार सके उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसकी प्रिंट को मेल्ट कर देंगे। प्रिंट मेल्ट करने का मतलब है कि हर एक प्रिंट को बराबर कर देंगे, हल्का सा पेस्ट देंगे और हर एक प्रिंट को बराबर कर देंगे। बराबर मीन्स सबका जो साइज है वो समान कर देंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे जो कंपोनेंट जो थे सारे के प्रिंट को मैंने एक समान कर दिया। देखिए ये सब चीज करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ज्यादा इसमें टाइमिंग नहीं लगते हैं, बल्कि हमें आपको इसकी हर एक सिचुएशन, हर एक स्टेप हमें आपको समझाने होते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा आपको लगता है कि टाइम लगता है, बट कोई टाइम नहीं है। बस मिलाइए, सारे कंपोनेंट्स बाहर कीजिए, फिर अगर आप उसे लगाना चाहते हैं दूसरी मदरबोर्ड पे तो वहां जो खाली जगह है वहां पे थोड़ा सा पीपीटी डाल के उसे मिला दीजिए, बरोबर कर दीजिए और यहाँ की कंपोनेंट्स वहां शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, चाहे दूसरे मदरबोर्ड से कंपोनेंट यहाँ लगाना चाहते हैं तो हल्की सी पीपीटी डाल करके इसे फ्रेश कर दीजिए, सारे प्रिंट को मिला करके बरोबर कर दीजिए और फिर आप इस पे कंपोनेंट
लगा सकते हैं। तो लगाने की प्रोसेस पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं समझिए, ध्यान दीजिए। हल्का सा कॉटन लेंगे, कॉटन मीन्स रुई, ये रुई आपने यूज करा होगा, रुई, ये रुई लेना है और इस रुई से पहले अपनी मदरबोर्ड को साफ कर लीजिए। हमारे तरफ से कोई बैकग्राउंड वॉइस में नॉइस वगैरह जा रहा है या डिस्टरबेंस जा रहा है तो आप लोग यस लिखेंगे, नहीं तो नो टाइप कर देंगे। कोई एक आदमी लिख दीजिए यस या नो। हमारी वॉइस में कोई तरह का दिक्कत है तो यस, नहीं तो नो। चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारे लोग हैं तो मैं समझ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारी वॉइस में, तो अब टाइप नहीं कीजिए। और चलिए ये काइफ काजी जी, चलिए ये काइफ काजी जी आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करा है। क्या सवाल है सर जो आपने हाथ ऊपर करा है? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ और जी। मैं अभी देख रहा हूँ ये। तो इसमें अभी जो ये जो काम कर रहे हैं अब तो एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं ना? ये कंपोनेंट्स को 250 की टेम्परेचर पे कैसे निकालेंगे, कैसे शिफ्ट करेंगे, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ओके चलता, ओके सर। ओके, हाथ को नीचे कर लीजिए, हैंड डाउन कीजिए। और ये प्रिंकेश जी आप भी हाथ उठाए हुए हैं, बताइए। प्रिंकेश जी आप अनम्यूट अरे हो सकते हैं। अरे सर पता नहीं कैसे उठा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ जी, इसको डाउन कैसे करना समझ नहीं आ रहा है। अच्छा हो गया सर, सॉरी। जैसे आपने अप किया था वैसे ही डाउन होगा, सेम। हो गया डाउन, सॉरी। ओके, ये सुफियान जी क्या बात है? सर क्या सुफियान जी आपकी आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है बताइए। चलिए, शायद आप नहीं सुन पा रहे हमारी आवाज या फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है नेट का। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज तो आती है, रुक रुक के आती है, बताइए बताइए। चलिए साहू जी बताइए, दीपक साहू जी। सर जी आप कौन सा एसएमडी यूज करते हो? एकदम सस्ती वाली एसएमडी, मात्र 3000 रुपए की। दिखा देता हूँ लास्ट में इमेज। कोई की 850 है, वो तो नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारा ना है, ये क्विक का है। हाँ सही आपने बताया, 852 ही है। जरा देखे सर एसएमडी को। पिक्चर दिखाऊं एसएमडी की? जी सर। सर एसएमडी सारी एसएमडी सेम है क्या? जो 250 टेम्परेचर में एसएमडी कंपोनेंट्स। देखिए एसएमडी देखिए, दिखा आपको? अच्छा अच्छा, हाँ सर देखा। ये देखिए वही है, नहीं दिख रहा है क्या? सर सारा एसएमडी सेम है क्या? तो सेम टेम्परेचर में हो जाएगा? 852 है, इसमें सोल्डिंग और ये दोनों चीज है। सोल्डिंग की भी टेम्परेचर है और एसएमडी की भी टेम्परेचर है। इससे ये होता है कि हम सोल्डिंग की टेम्परेचर को भी अपने हिसाब से यूज करते हैं और एसएमडी को भी। हेलो हेलो जी सर सारी एसएमडी सेम है क्या? 250 में 250 में हो जाएगा? अरे देखिए सर, सब एसएमडी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए आप लोग, चलिए अब आप लोग हो गया जिनका सवाल, अपने हैंड को नीचे कीजिए और म्यूट हो जाइए। और काफी लोग हैंड राइज कर रहे हैं, क्या बात है? अगर सब सवाल में ही रह जाएंगे तो फिर सीखिएगा क्या? नवीन जी बताइए क्या पूछ रहे हैं, जल्दी पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी ये पूछ रहा था, जैसे डिजिटल में आपने 250 बताया, हाँ ये 250 नॉर्मल में बताया, डिजिटल में क्या हीटिंग का वो रहता है?
देखिए नॉर्मल मशीन हो या डिजिटल मशीन हो, ठीक है, होता क्या है कि अगर आपको अपनी मशीन का टेम्परेचर समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैंने पीपीटी मेथड कल बताया है अपनी एसएमटी की, हाँ वो तो बताया, वो तो बताया। बस उस तरीके से आप उसे फाउंड करके इस्तेमाल कीजिए। और सीधी सी बात है कि अगर जो मेथड पे अभी मैंने रेजिस्टेंस को निकाला कि अगर ये हाँ। 250 पे टेम्परेचर डाउन करके नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि आपकी मशीन जो आपने 250 पे सेट करा वो हो सकता है 220 की ही टेम्परेचर को आउटपुट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा बढ़ा ठीक है, के काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है। है, थोड़ा सा इस टॉपिक को सर थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा कि ये जो मैनुअल है और ये जो डिजिटल है उसकी सेटिंग कैसे कहते, अलग एक टॉपिक में बता दीजिएगा। देखिए तो मैनुअल हम डिजिटल कैसे, मशीन में थोड़ा सा हीटिंग और एयर का रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा अप जी डाउन रहता है, तो आप उसे जी जी समझ सकते हैं पीपीटी की मेथड से। चलिए जी। नवीन जी आपका सवाल है, आगे बढ़ते हैं। ये काजी जी सब लोग म्यूट हो जाइए और हाथ को नीचे कर लीजिए। और ये स्क्रैच भाई साहब फोन कर रहे हैं, क्यों हमारा लैपटॉप पसंद नहीं है क्या? स्क्रैच कर रहे हैं, हटाइए इसको। राहुल राहुल जी सॉरी आप नहीं कर रहे हैं। चलिए स्क्रैच वगैरह मत कीजिए डिस्प्ले पे। और नवीन जी हाथ नीचे कर लीजिए। कोई सवाल है नवीन जी? जी जी, नहीं नहीं, ठीक है सर, कर ले। ओके चलिए म्यूट हो जाइए। चलिए तो अब आप लोग आ जाइए टॉपिक पे। देखिए ये सुपर जीएसएमजी पीपीटी मेथड एक बार और बता दीजिए। तो सर क्या आप क्लास में नहीं थे अभी क्या? अभी तो मैं इतने मतलब इतना मेरे ख्याल से मैं तो अपनी तरफ से तो अच्छी ही कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का पीपीटी मेथड कंपोनेंट्स को निकालने के लिए, ताकि आपकी कोई ऐसी खराब ना हो, कोई बगल की अगर सीपीयू भी है पेस्टेड भी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, आप आराम से कंपोनेंट शिफ्ट कर सकते हैं, जितनी कितनी भी छोटी कंपोनेंट्स हो आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट मींस एक मदरबोर्ड से दूसरे मदरबोर्ड पे या उसी मदरबोर्ड में यहां से वहां जहां आप जिस कंपोनेंट्स को चाहें लगा सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने अटेंड नहीं कर पाया है तो अब देखिए जीएसएमजी कि अगर हर कोई लेट से आए और मैं टॉपिक को बार बार पीछे करूं तो आप भी जान सकते हैं कि दिक्कत होगा। तो वीडियो से आप देख लेंगे, वीडियो आपको मिलेगी, हो सकता है वीडियो की लिंक आपके ग्रुप में भी जाए, तो वीडियो से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर आपको वीडियो भी देखिए उसके बावजूद भी नहीं समझ में आए किन्हीं को भी, तो आप दोबारा रिपीट कीजिए कि पिछली क्लास जो हुआ उसमें हम लोग 5 बंदे हैं या 6 बंदे हैं, मुझे नहीं समझ में आया, मैं 10 मिनट रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलिए तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ क्या करना है कि क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद सारे प्रिंट को आपस में चेक कर लेना है और चेक कर लेने के बाद देखना है कि हमारे प्रिंट आपस में कोई शॉर्ट नहीं है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पीपीटी बचा नहीं है, जो कि पीपीटी हमने अप्लाई करा था एकदम क्लीन है, साफ सुथरा है। अब आगे की प्रोसेस क्या है? रोजिन हर कोई जानते होंगे, रोजिन रोजन वही रोजिन जिससे आप रोजिन स्मोक अप्लाई करके अपनी मदरबोर्ड पे सॉर्टिंग को क्लियर करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वैसी को हम लोग रोजन कहते हैं। और वही रोजन का अब यहाँ इस्तेमाल करना है, तो वो रोजन की इमेज मैं दिखा रहा हूँ छोटे वाले कैमरे में, आप देख सकते हैं, ये आपको आसानी से मार्केट में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में रोजिन। ठीक है तो रोजिन मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे कि ये रोजिन कैसा होता है। अब हर कोई आपको यूज करता है रोजिन को पेस्ट की जगह पे, जो कि सॉर्टिंग रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब इस रोजिन को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करना है? तो कोई नहीं, रोजिन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, महीन सा टुकड़ा, एकदम पतला सा टुकड़ा, और उसको स्क्रीन पे डाल देना है। मैं देखिए डाल रहा हूँ, छोटे कैमरे में भी आप देख सकते हैं।
ठीक है, ये छोटा टुकड़ा है बट यहाँ काफी बड़ा दिख रहा है जूम की वजह से, कि एक्स्ट्रा जूमिंग किया हुआ है इस वजह से। अब इस रोजिन को क्या करना है, यहाँ मेल्ट करना है। ठीक है, इस रोजिन को मैंने यहाँ क्या किया, जो छोटे से टुकड़े जो था उस छोटे से टुकड़े को यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, लगा दिया। ये सूख चुका है, ये तुरंत सूखता है, तुरंत पिघल जाता है, तुरंत सूख जाता है। हीट करेंगे तुरंत पिघल जाएगा और ये फिर से तुरंत सूख भी जाएगा, और सूखने के बाद ये हार्ड हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए हार्ड हो गया है। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको कि हम इस पे स्क्रैच कर रहे हैं, ये एकदम हार्ड हो चुका है। उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है, ये टूट सकता है, देखिए ये टूट गया, तो उतना ज्यादा भी ये हार्ड नहीं होता है कि टूटेगा नहीं, बट ये सूख जाता है। तो ये सब हमारा कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट अभी मैंने यहाँ से रिमूव करा था, और मुझे लगा कि ये कंपोनेंट हो गया क्योंकि मैंने अभी फूक दिया था यहाँ से गंदगी हटाने के लिए। तो ध्यान देना है कि जब छोटे कंपोनेंट पे काम करें तो फूके नहीं तो ये सारे कंपोनेंट अभी यहाँ से उड़ जाते हैं, और ये नॉर्मल आंख से तो दिखेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से दिखेगा। तो जब भी काम करें तो ध्यान से करें कि अगर ये कंपोनेंट उड़ गया तो फिर आपको जल्दी मिलेगा नहीं, फिर दूसरा बोर्ड से निकालना पड़ेगा इसकी वैल्यू के अनुसार। तो यहाँ हमारा कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे कि इस रोजिन में अटैच करेंगे, रोजिन में इसे हम शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट को बाहर करते हैं और इस कंपोनेंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ है, सिर्फ मैंने इसे यहाँ अभी रख दिए हैं, और फिर इस कंपोनेंट्स को यहाँ पे बस एकदम शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने का मतलब है कि मैंने इसे फिलहाल यहाँ रख दिया है, अभी कोई भी फिटेड नहीं हुआ है, फिट नहीं हुआ है। अब इसको क्या करना है, कंप्लीटली कनेक्ट करना है सभी पॉइंट से जो जहां लगा हुआ था। ठीक है, कंप्लीटली इसे कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर देखिए सिंपल एक अगर कंपोनेंट रहता, अगर हम एक बार में सिर्फ एक कंपोनेंट को लगा रहे होते तो बस हम उठाते और रख देते, लेकिन हम यहाँ एक बार में 5 कंपोनेंट को लगा रहे हैं। आपको दिक्कत है एक बार में एक कंपोनेंट को लगाइए, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि आप जितनी ज्यादा अपने आप को हायर कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, और इतनी अपग्रेड कर सकते हैं जिसकी की अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ 5 कंपोनेंट थे, तो उस 5 कंपोनेंट को मैंने सिर्फ जो पीपीडी की जो एरिया थी उसमें सिर्फ उसे पकड़ा दिया है, ताकि ये अब फूकने पे भी उड़ेगा नहीं, एसएमडी के हीट पे भी, एयर पे भी ये नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है कि अगर 5 या 6 कंपोनेंट को आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उसे पीपीडी में फंसा दीजिए, पीपीडी सॉरी नहीं, ये रोजिन में फंसा दीजिए। रोजिन पिघल जाएगा उसमें, ये जैसे कि कीचड़ में कैसे पैर फंस जाता है उसी तरीके से ये रोजिन में कंपोनेंट फंस चुका है। अब ये कहीं नहीं उड़ेगा। अब इस कंपोनेंट को आप मदरबोर्ड में बैठा सकते हैं। तो बैठाने के लिए अब आप अपने एसएमडी की टेम्परेचर पे आ जाइए, 250 पे या 240 पे, 250 पे आ जाइए और एयर दीजिए मात्र 3 एयर दीजिए और सारे कंपोनेंट्स को अपनी जगह पे शिफ्ट कीजिए।
तो मैं अब सभी कंपोनेंट्स को इस जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बैठा रहा हूँ। सभी एकदम माइक्रो कंपोनेंट है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एकदम काफी छोटा कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट बैठाने में काफी दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। तो 5 कंपोनेंट रहेंगे, 6 कंपोनेंट रहेंगे तो क्या दिक्कत होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अगर स्टेप समझ गए, प्रोसेस समझ गए तो परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको फिक्स करेंगे। तो अब एसएमडी की टेम्परेचर 250 एंड एयर 3। आपकी एसएमडी अगर 250 में भी एयर कम दे रहा है, हीटिंग कम कर रहा है, तो आप उसे थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि हमें एग्जैक्ट 250 की हीटिंग चाहिए। अब जब कंपोनेंट लग जाए तो तुरंत उस पर कोई भी क्लीनर मत डालिए। बस क्लीनर डालने के लिए मदरबोर्ड को अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब इसको क्लीन कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं बरोबर जैसा कि ये पहले लगा हुआ था। देखिए अभी भी मैंने आपको एसएमडी दिखाया वही एसएमडी यूज कर रहा हूँ। ये क्विक की एसएमडी है 852D। ठीक है, 852D है क्विक की। 850 भी यूज कर सकते हैं, 857DW प्लस भी यूज कर सकते हैं। ये क्विक की एसएमडी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपकी जो कंपोनेंट्स है वो बरोबर लग चुका है और कोई भी कंपोनेंट्स एक दूसरे में सटा हुआ नहीं है। किसी भी कंपोनेंट्स में एक दूसरे से टचिंग नहीं है और यहाँ कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, एकदम क्लीन है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा कंपोनेंट्स फिक्स हुआ या नहीं हुआ, आपको दिखेगा, क्लियरली दिख रहा है। तो ये एक प्रोसेस होता है कंपोनेंट को फिट करने का कि आप 250 की टेम्परेचर में किसी भी कंपोनेंट को निकाल करके लगा सकते हैं। तो ये तो मिडिल कंपोनेंट, ये तो माइक्रो कंपोनेंट था, हमारी सबसे छोटी कंपोनेंट थे कि जिसे आप निकाल करके शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी मिडिल कंपोनेंट को लेते हैं जो कि इससे थोड़ा बड़ा है। उसे आप कैसे निकाल के शिफ्ट करेंगे मैं उसे भी दिखाता हूँ। इससे बड़ी कंपोनेंट
माइक के लिए जो भी पूछ रहे हैं, तो माइक की कल प्रोसेस चला है, वो कल की वीडियो आप देखिए, आप समझ जाएंगे माइक की प्रोसेस। तो यहाँ हमारा अगला प्रोसेस चल रहा है, तो जो इससे बड़े कैपेसिटर होते हैं उसे किस तरह से शिफ्ट करेंगे, इसे किस तरह से फिक्स करेंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, पीपीडी अप्लाई करना है। ये पीपीडी क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को कम करेगा। और कोशिश करना है कि पीपीडी जड़ में अप्लाई हो, कंपोनेंट्स की जड़ में अप्लाई हो, क्योंकि ये लंबे कंपोनेंट्स है, बड़े थोड़े से, तो ये जड़ में अप्लाई हो गए। अब इस पे हल्का सा फ्लक्स लगा सकते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको रिमूव करें। ठीक है, अब देखेंगे कि ये भी कंपोनेंट जो है आसानी से बाहर आ चुका है, निकल चुका है। इसमें ओनली फॉर पीपीडी मैंने अप्लाई करा, और पीपीडी अप्लाई करने के बाद जब निकालने की बारी आई तो इस पे हल्का सा पेस्ट अप्लाई करा। अब इसको क्या करेंगे कि मिला देंगे। देख सकते हैं कि ये प्रिंट जो है प्रॉपर क्लीन है। चलिए देख लीजिए, ये एकदम पूरा का पूरा क्लीन है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का गंदगी नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ कोई भी पीपीडी का अंश नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ कचरा नहीं है। काम देखिए वैसा ही काम करना है जैसा कि कंपनी फिटेड काम होते हैं, जैसा कि कंपनी का फिनिशिंग होता है, इसी चीज को फॉलो करना है। क्योंकि जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना बेहतर आपके मोबाइल फोन का रिस्पॉन्स होगा, मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस होंगे। तो आप लोग जरा 1 मिनट होल्ड करेंगे, मैं बस अभी आया। 1 मिनट आप लोग प्लीज
वेट करेंगे, मैं जस्ट अभी आया, 1 मिनट। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब है कि ये जब क्लीन हो जाता है तो अब जो यहाँ जो पीपीडी है, पहले से जो कंपनी की पीपीडी है उस पे जो मैंने 138 अप्लाई करा, तो इसकी जो प्रिंट की जो टेम्परेचर है वो पहले के अनुपात में ये कम हो जाता है। अब जब ये कम हो जाता है तो अब आप इस पे जो कंपोनेंट्स अब आप आराम से लगा सकते हैं। अगला कोई भी कंपोनेंट्स हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं, और ये आराम से आपकी कंपोनेंट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसको शिफ्ट करने के लिए अब इस पे थोड़ा सा रोजिन अप्लाई कर दीजिए। रोजिन में ये फायदा है कि आपकी कंपोनेंट्स को ये इधर इधर होने नहीं देता है, उसको बस जगह पे ही रहता है, जिस वजह से आप उसे आसानी से फिट कर पाते हैं। और जो नए यूजर भी हैं जो कि हार्डवेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, जिनको हार्डवेयर से तकलीफ था, दिक्कत था, करने में परेशानी होता था, वो भी बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा रोजिन अप्लाई कर रहे हैं। रोजिन अप्लाई करने के बाद तो यहाँ रोजिन अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ कंपोनेंट्स को शिफ्ट करेंगे, कंपोनेंट्स को फिट करेंगे।
ठीक है, ये कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ फिट हो चुका है बड़ी ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोजिन का काफी सारा मदरबोर्ड में अच्छा रोल होता है, अच्छे वर्किंग भी होते हैं और काफी अच्छी तरीके से ये कंपोनेंट्स को एडजस्ट भी कर देता है बिना कोई परेशानी का, बिना कोई दिक्कत का। अब मदरबोर्ड का रूल है कि आप लोग जब रिपेयर करते होंगे तो गर्म मदरबोर्ड पे कभी भी क्लीनर नहीं देना है कि मदरबोर्ड काफी हीट में है और वहां क्लीनर अप्लाई कर दिए, तो उससे जो हमारी आसपास की आईसी रहते हैं वो अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में अगर वो एकाएक ठंडा होगा तो हमारे आईसी वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को आप तुरंत गर्म कर दीजिए, अब तुरंत पानी डाल के ठंडा कर दीजिए तो वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब इसे क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद इसकी एडजस्टमेंट को देखते हैं कि क्या सही है। ठीक है, ये आप देख चुके होंगे कि ये कंपोनेंट जो है अपनी जगह पे पहले के जैसा ही लगा हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर इस कंपोनेंट्स के बीच में थोड़ी सी गंदगी रह जाता है थोड़ा सा, तो वहां तक रुई नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए आपको ब्रश इस्तेमाल करना है और हल्का सा अगर उस पर ब्रश मार देंगे तो वो वहां से जो भी है निकल जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग, क्या कोई फर्क है इसमें कि इसे निकाला गया है लगाया गया है, कोई सा भी डिफरेंस लगने में, फिनिशिंग में। तो ये प्रोसेस होता है हमारे कंपोनेंट्स को शिफ्ट करने का, लगाने का, वो भी लो टेम्परेचर में बिना किसी दूसरे कंपोनेंट्स को तकलीफ दिए, खराब किए, बिना हिले डुले, बिना किसी तकलीफ का आप इसे आराम से लगा सकते हैं और इसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सवाल आता है कि किसी ने मैसेज भी अभी करा कॉइल, तो क्या कॉइल को हम कर सकते हैं टेम्परेचर डाउन करके? तो देखिए कॉइल को भी आप कर सकते हैं। कॉइल में है कि इस तरह के कॉइल को तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको स्पेस है इसकी टेम्परेचर को डाउन करने का, लेकिन जो इस तरह के कॉइल आपको कहीं कहीं मिलेंगे उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा। स्पेस मीन्स समझ रहे होंगे कि उस कॉइल में यहाँ आपको स्पेस नहीं है पीपीडी अप्लाई करने का, जगह नहीं है, लेकिन इस कॉइल में है, यहाँ भी कॉइल में है स्पेस पीपीडी अप्लाई करने का। तो इन सभी कॉइल को आप टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। इस कॉइल अगर आपको मिलता है तो इस कॉइल में आपको स्पेस ना रहने की वजह से आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस कॉइल को आप इस टेम्परेचर नहीं डाउन करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जो बगल में आईसी है तो आपको इसे सील्ड करना होगा, कवर करना होगा। कवर करने के लिए इसे पहले भी मैंने बताया था कि ये वाली सिल्वर टेप का इस्तेमाल करना है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस सिल्वर टेप से आप इसे कवर कर दीजिए, फिर आप उस कॉइल को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कॉइल है इसे आप
निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब हम इस कॉइल को दिखा देते हैं आपको निकाल करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारी आईसी है उस आईसी को कवर कर देंगे, सील कर देंगे, ढक देंगे, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो कॉइल को निकालते हैं, तो इसकी भी टेम्परेचर आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि हमारी जो कॉइल्स है उस पे भी ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस पे भी पीपीडी अप्लाई हो चुका है। हाँ, बिना पीपीडी का अगर हम अप्लाई करके विदाउट पीपीडी की निकालेंगे तो फिर हमें 300-320 की हीटिंग देना होगा। तो इसे कम के निकालने की कोशिश में इसे पीपीडी
तो यहाँ अप्लाई हमारा कॉइल पे हो चुका है। अब इस कॉइल को निकालने के लिए हमें कम से कम 280 का हीट देना पड़ेगा, ठीक है। 280 इसलिए क्योंकि कॉइल के जो अंदर की एरिया होते हैं वो उतना अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अंदर में ज्यादा एरिया को ये कवर किया रहता है हमारा कॉइल, तो पीपीडी इस पे अच्छे तरह से अंदर में नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से इसमें आपको थोड़े टेम्परेचर बढ़ाने पड़ेंगे, तब आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम 280 की हीटिंग को अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे। ठीक है, तो सारा कॉइल हमारा निकल चुका है 280 की टेम्परेचर पे। कॉइल निकल जाने के बाद अब इसे हम कंप्लीटली क्लीन करेंगे। क्लीनिंग मस्ट है। क्लीन करने से आपको अपनी मदरबोर्ड का एक सिचुएशन पता चलता है, एक रियलिटी पता चलता है कि हमारे किस हिस्से में क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया है वो कंप्लीटली क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है, कहीं पे कोई भी क्लीन करने के लिए मैंने बताया कि ये टिश्यू पेपर, ये रुई लेना है, ये रुई, इस रुई को हल्का सा गोल कर लीजिए, इस तरह से ये गोल कर लीजिए और इसमें क्लीनर से इसे भिगा लीजिए इस रुई को, और इस रुई से आप साफ कीजिए। इससे क्या होगा कि ये रुई क्या करता है कि मदरबोर्ड में जो भी हमारे एक्स्ट्रा पेस्ट बचते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा गंदगी होता है, उसे ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे आपका मदरबोर्ड जो है अच्छी तरह से साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, एकदम अच्छे से वो साफ हो जाता है, कोई भी गंदगी वहां नहीं बचता है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लीनर है, ये जो मैं क्लीनर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हमारा BST का 850 है, आईफोन क्लीनर करके, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, क्लीनिंग भी बहुत बढ़िया करता है। इसके जगह पे आप डोको थिनर भी एक आता है, पेंट की शॉप में मिलेगा डोको थिनर, थोड़ा बदबू करता है लेकिन वो भी बहुत अच्छा क्लीन करता है, एकदम टकाटक क्लीन करेगा, मस्त क्लीन करेगा। पाइप पेट्रोल भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा साफ करता है। तो ये सब हमारे क्लीनिंग से संबंधित जो थे। ठीक है, तो क्लीन हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की जो सभी एरिया है वो साफ होना चाहिए, बरोबर होना चाहिए, किसी दूसरे में वो नहीं रहना चाहिए अटैच। अगर दूसरे में रहेगा तो फिर आपकी काम की जो सफाई है वो सफाई सही से नहीं रहेगा। ठीक है,
ये एंटीना खोलने के लिए जो भी भाई साहब बोल रहे हैं, एंटीना भी खोल के दिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम बताएंगे। ये क्लीनर जो है हमारा BST का है, बेस्ट सर्विस का 850, और ये आईफोन क्लीनर करके आता है, वो वाले इस्तेमाल कीजिए। एसीटॉन देखिए मार्केट में कई तरह के मिलते हैं, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। एसीटॉन तो कुछ एसीटॉन मार्केट में 70 रुपए में जो वो 1 लीटर की पुस वाली बोतल देती है, वो साफ नहीं होता है, उसमें पानी का अंश होता है, वो उससे बिल्कुल साफ नहीं होगा। क्लीनर जब भी आप लेंगे बढ़िया क्वालिटी की, तो एसीटॉन भी मार्केट में जो ओरिजिनल एसीटॉन आते हैं वो एकदम सीसी वाली जो ग्लास की बोतल में वो आते हैं, प्लास्टिक बोतल में नहीं आते हैं ओरिजिनल एसीटॉन, और वो मेरे ख्याल से 500 ml की आपको 400 रुपए के आसपास पड़ते हैं वो ओरिजिनल एसीटॉन, जो कि आपको बहुत अच्छा क्लीन करता है, एकदम बढ़िया क्लीन करता है कि मदरबोर्ड पे एक बार साफ कर देंगे तो कोई भी पेस्ट वेस्ट जो भी कचरा भी है वो भी उसे वो साफ कर देगा। ठीक है, तो जो भी हो आप लोगों का क्लीनर देख रहे हैं, जब इस तरह से क्लीन करता है तो बढ़िया है, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं जो माइक्रोस्कोप यूज करता हूँ, किसी ने लिखा है कि माइक्रोस्कोप यूज करते हो आकिब खान जी, तो वो हमारा मैकेनिक का माइक्रोस्कोप है, ठीक है, मैकेनिक की है। चलिए तो ओके, तो अब आप लोग थोड़ा चैट को स्टॉप कीजिए ताकि हम इधर भी काम कर सके। देखिए आईसी के बगल में माइक्रो डायोड किसी ने बताया है कि आईसी के बगल में माइक्रो डायोड हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ यूज करेंगे तो नहीं जाएगा। और देखिए पीपीडी भी इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वहां इतना ज्यादा पीपीडी दे देना है कि वो फैल करके हमारी आईसी में चली जाए, ठीक है। पीपीडी जो हम देते हैं तो हमारी जो ट्विजर की आप नोक देखिए, इस ट्विजर की नोक की जो लास्ट पॉइंट है बस इससे इसी के बराबर यहाँ पीपीडी देना है, थोड़ा सा इतना ही देना है कि इसकी एरिया को ये थोड़ी कमजोर कर दे, इस एरिया को कमजोर करे, बस एकदम हल्का सा पीपीडी देना है, इतना नहीं दे देना है कि वो फैल करके सारे कंपोनेंट्स में फंस जाए। यही मैंने अप्लाई करके अभी आपको दिखाया कि आप देखिए यहाँ मैंने पीपीडी डाला है और उसको सोल्डिंग आयरन से मिलाया, और कॉइल निकालने के बाद सारे पीपीडी को जो हमारे रुई होते हैं, ये जो रुई होता है इस रुई के जरिए निकालते हैं, तो वो पीपीडी का जो छोटे छोटे बॉल होते हैं, जो छोटा छोटा अंश होता है वो रुई में फंस करके बाहर चला आता है, रुई में चिपक करके वो बाहर चले आते हैं, वो आपकी आईसी में नहीं जाएगा। हाँ आईसी में वो तभी जाएगा
जब आप वहां स्पेस से ज्यादा हाँ साउंड आएगा, आएगा साउंड जी, हमारी साउंड जा रही है सभी को, ओके। तो पीपीडी भी उतने ही देने हैं कि जरूरत से ज्यादा ना देना है कि वो सभी चीजों में जाके लग जाए। ये सब प्रैक्टिस का चीज है दोस्तों, कि पहले कुछ दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा डेड बोर्ड पे काम कीजिए, फिर आप जो है अच्छे बोर्ड पे भी आगे बढ़िए। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको क्या है कि शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने से पहले यहाँ अब रोजिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, रोजिन की आवश्यकता नहीं है। रोजिन हम इसलिए लगाते थे कि हमारी कंपोनेंट्स यहाँ से उड़े नहीं, बट ये क्वाइल है। ये क्वाइल में क्या है कि अदर कंपोनेंट्स की मामले में इसमें वेट होता है, इसकी एरिया भी बड़े रहते हैं, और ये उड़ता नहीं है। बहुत ज्यादा एयर देंगे तभी उड़ेगा, नॉर्मल एयर पे ये नहीं उड़ता है। तो रोजिन आप नहीं भी लगाएंगे तो पेस्ट लगा करके भी आप इसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेस्ट से भी आपका लग जाएगा। रोजिन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दे करके भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रोजिन देने का हमारा अर्थ ये होता है कि जो बारीक कंपोनेंट होते हैं, जो छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो कंपोनेंट अपनी जगह से उड़े नहीं। बट ये तो हमारा क्वाइल है, तो क्वाइल की वेट रहते हैं, क्वाइल में वजन रहता है, तो इसे हम बिना रोजिन का ही शिफ्ट करेंगे पेस्ट लगा करके। चलिए अब सभी कंपोनेंट को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमारा सारा कंपोनेंट जो है वो लग चुका है। जो कॉइल्स हमने रिमूव करे थे वो आसानी से हमारा जो है फिटेड हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, डिस्प्ले कनेक्टर भी हम आपको निकाल करके दिखाएंगे दीपेंद्र सिंह जी, बस वेट कीजिए, बने रहिए, सब दिखाएंगे एकदम। जो भी हमारे जुड़े हुए कंपोनेंट है मदरबोर्ड से, हम सब बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस कॉइल को साफ कर देंगे। अभी यहाँ काफी सारा कचरा है, गंदगी है, ठीक है, इसे क्लीन कर देंगे। यहाँ भी जो थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ रांगा, इसे भी साफ कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है,
जो भी एक्स्ट्रा रांगा था उस कॉइल के ऊपर में उसको क्लीन कर दिया डिसोल्डर वायर की हेल्प से। अब इस कॉइल को सभी को साफ कर देंगे ताकि यहाँ कोई कचरा ना रहे, कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि जितने अच्छे से ये साफ सुथरा रहेगा, क्लीन रहेगा, उतनी अच्छी इसकी शाइनिंग आएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं कि हमारा जो है लग चुका है, कहीं पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और चेक कर लीजिए अगर कोई भी पीपीडी के हल्के से भी यहाँ डॉट है या स्पार्कल है या पीपीडी का हल्का सा भी अंश है तो उसे यहाँ से साफ कर दीजिए। सफाई और फिनिशिंग आप जितना अच्छे से दीजिए उतना बढ़िया है कि यहाँ जो भी गंदगी था, जो भी हल्का सा एक्स्ट्रा हमें लगे कि यहाँ पीपीडी बचा हुआ है, उन सभी को यहाँ से हटा दें। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉइल्स आपके बाहर भी आए और लग भी गए एकदम आसानी से बिना कोई परेशानी का। तो ये सब प्रोसेस है आपकी कंपोनेंट का, आपकी मदरबोर्ड पे जो कंपोनेंट लगे हैं उसका, कि आप कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग कॉइल पे काम करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो कॉइल्स पे काम करते हैं उस वक्त आपकी जो आईसी है उसे कवर कर दीजिए। भले 250 पे ही कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 270 पे ही कर रहे हैं या 80 पे ही कर रहे हैं, तो आईसी को ढकना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हम आईसी के काफी नजदीक काम कर रहे होते हैं, आईसी के काफी करीब काम कर रहे होते हैं। तो उस वक्त अगर हमें सिर्फ कॉइल रिप्लेस करना है या शिफ्ट करना है तो आईसी को फिक्स कवर कर देंगे डबल टेप या सिल्वर टेप से, तो हमारी आईसी जो है एकदम नहीं के बराबर गर्म होगा, जिससे हमारे डैमेज होने के चांसेस, निगेटिव आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस था। अगले चलते हैं कि बगल में ये कनेक्टर दिख रहा है एंटीना टिप, किसी ने सवाल करा था कि सर एंटीना टिप जरा बदल के दिखाइए रिप्लेस करके, तो हम एंटीना टिप भी बदल करके दिखाते हैं। ठीक है, ये एंटीना की टिप है। आप चाहें तो इसकी भी टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं क्योंकि साइड साइड से इसमें सारे लेग हैं, सारे पिन हैं, आप आसानी से इसकी टेम्परेचर को डाउन करके लगा सकते हैं। और ये प्लास्टिक भी है इसके अंदर और स्टील भी है, तांगा भी है, तो एंटीना का ये पॉइंट है, एंटीना टिप्स है, तो इसे रिप्लेस करके हम टेम्परेचर डाउन करके भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से और बिना टेम्परेचर डाउन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो आप जितने प्रोसेस देखे वो सब सारे हमारे टेम्परेचर डाउन करने का प्रोसेस था, टेम्परेचर डाउन करके हमने रिमूव करा, निकाला, शिफ्ट करा। लेकिन अब जो हम कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं वो बिना टेम्परेचर डाउन किए हुए निकालना है, कि हम टेम्परेचर को बिल्कुल नहीं डाउन करेंगे, इसी टेम्परेचर पे इस पे काम करेंगे और इसी टेम्परेचर पे इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछली भी जितनी क्लासेस है सब में मैंने बताया कि जो मदरबोर्ड हमारे होते हैं वो 300 में मेल्ट होता है,
तो इस पे जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट हीट 300 या 310 310 का रहेगा, 310 या 300 इतनी ही हीट इस पे अभी हम अप्लाई करेंगे। और अगर इतने हीट में अगर ये बाहर नहीं आएगा तब जाकर के हीट को जो है हम 330 करेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी ज्यादा हीट लग गया, इसकी बैलेंस के अनुसार थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गए तो हमारा ये जैक जो है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो फिर हमारे मेहनत जो है वो बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम 310 पे सबसे पहले हम इसे अप्लाई करते हैं, रिमूव करते हैं। 310 और एयर हमारा यहाँ पे 3.5 रहेगा। 4 भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी एयर देंगे, क्योंकि जो प्लास्टिक जैक है वहाँ थोड़ा एयर ज्यादा देना होता है, कम एयर देंगे तो वो बरक जाएगा। और ये स्क्रीन पे सर गोल गोल लड्डू बना रहे हैं, हमें दिख रहा है, ये बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मुझे दिख रहा है ये कनेक्टर, तो ऐसा मत कीजिए, आपकी वीडियो में नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो में ये आ जाएगा। चलिए, तो इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस पे जो हम चलते हैं कि इन सभी जैक को जब हम लोग रिमूव करते हैं तो इसको ध्यान से फ्लक्स से कवर कर देते हैं, फ्लक्स इस पे डाल देते हैं। फ्लक्स मींस ये फ्लक्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये व्हाइट फ्लक्स, ये इससे इस पे अप्लाई करते हैं ताकि ये बर्न ना हो। ठीक है, फ्लक्स अप्लाई करने के बाद एसएमडी को 310 की हीटिंग पे सेट करना है। देखिए, फ्लक्स कौन सा अच्छा है ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि फ्लक्स जो है हम लोग मैकेनिक की इस्तेमाल करेंगे। और ठीक है, तो देखिए मदरबोर्ड के ऊपर जो जैक रहता है या पत्ते के ऊपर जो जैक रहता है, कोई भी जैक रहे, प्रोसेस सब वही होता है। जैक अगर आप जो है पत्ते पे बदलते हैं, जैसे कि वाई जो है Vivo Y21, Y21, ये सब जो कुछ कुछ मॉडल में जो सिर्फ पत्ते पे ही जो सीसी रहते हैं और उसको ब्लैक पेस्टेड भी करा रहता है वो पत्ता, तो उसको भी आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और उस पे 280 या 290 की हीटिंग में आप उस जैक को निकालेंगे तो पूरा ब्लैक पेस्टेड के साथ ही वो जैक बाहर आ जाता है और नई जैक आप उस पे आराम से लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो है हमारा ब्लैक पेस्टेड जो ये होता है, यही हमारे जैक पे भी अप्लाई किए रहते हैं, पत्ते वाले जैक पे। तो वो आप जैक जब आप रिमूव करेंगे तो वो आसानी से पूरा ब्लैक पेस्टेड के साथ ही बाहर आ जाता है। चलिए, अभी जहां है इस चीज को पहले कवर करते हैं। ठीक है, कनेक्टर कोई भी रहे, पत्ते की कनेक्टर रहे या चार्जिंग की कनेक्टर रहे या डिस्प्ले की कनेक्टर रहे या कैमरा की कनेक्टर रहे या बैटरी की कनेक्टर रहे, कोई भी कनेक्टर रहे प्लास्टिक की, सभी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना है, बस वेट करना है, क्योंकि एक बार में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। एक ही चीज सीखिए बट वो अच्छे से सीख जाइए, ऐसा नहीं कि 3 चीज सीखे और एक भी चीज अच्छा से नहीं समझ में आया। तो अब इसको शिफ्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब देखिए इसकी आगे की प्रोसेस बताते हैं। 310 की हीट अप्लाई करेंगे, 4 की एयर अप्लाई करेंगे। दूसरी, ये 2 चीज हुआ, 310 हीट, सेकेंड 4 एयर या 4.5 भी एयर दे सकते हैं। और तीसरी पॉइंट है कि ये जो जैक है और आपकी एसएमडी की नोजल है, उस दोनों में कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस रहना चाहिए। 1 इंच आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो जैक है और आपकी एसएमडी के नोजल के बीच में कम से कम 1 इंची के बराबर स्पेस रहना चाहिए। नोजल को सटाना नहीं है इसमें, जैसा कि हम कंपोनेंट में सटा देते हैं, आईसी में सटा देते हैं, रेजिस्टेंस कॉइल कैपेसिटर में सटा देते हैं, वैसा यहाँ नहीं सटाना है।
दूरी बना के रखना है। अगर सटाएंगे तो बरक जाएगा, ये जल जाएगा। कोई भी असेंबली रहे, बर्न फ्री ही असेंबली क्यों ना रहे, तो सटाना नहीं होता है, उसको भी यूज करने का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, क्या जल गया या नहीं जला बताएंगे। और ये प्लास्टिक है, इसके अंदर स्टील भी है और प्लास्टिक भी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी असेंबली रहे, कोई भी कंपोनेंट रहे, आपके पास अगर सही नॉलेज है, सही चीज को अगर आपने फॉलो करा है, सही से आपने ध्यान दिया है, और जहां तक मुझे लगता है कि इतनी कम फीस में मेरे ख्याल से, इस तरह से तो मेरे ख्याल से उम्मीद नहीं है कि कोई बताने वाला है। जहां तक मुझे लगता है कि इस फीस में इस तरह से हर एक चीज को डिफाइन करना और इस तरह से इतने डिटेल में डीप जा करके समझाना, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई क्लियर करेगा, क्योंकि ये फीस में मार्केट में एक फोल्डर भी नहीं मिलता है। आजकल फोल्डर की भी रेट जो है वो लॉकडाउन में 1200, 1400, 1500 रुपए हो गए हैं, कि अगर आप एक नॉर्मल फोल्डर भी लेने जाते हैं ये 3S की भी, तो वो भी आपको 1300-1400 रुपए की मिलेंगे, सिर्फ एक फोल्डर। और ये तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग ही है। तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, एकदम सीखना है। पैसा का क्या है, वो तो आना जाना ही है, इधर से उधर किसी के पास में रहा नहीं है, तो टेंशन नहीं है, सीखना है। तो चलिए, तो ये हमारा निकल चुका है। अब हम चाहें तो इसे फिर हम, जब ये हम इसे निकाल लिए इतनी आसानी से बिना टेम्परेचर डाउन किए, हाँ अगर आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। टाइम मतलब समझ रहे हैं कि उसमें आपको 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, वो इसलिए लगेगा क्योंकि वो कंपनी की पीपीटी है, और कंपनी की पीपीटी जो है आपको मालूम है 217 रहता है या 283 रहता है, तो वो जब तक हमारी मदरबोर्ड हीट नहीं होंगे अंदर और बाहर, तब तक वो जो है बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा। जब हम इसे टेम्परेचर डाउन कर देते हैं अभी, तो ये 30 सेकेंड के अंदर में निकल जाता है। कमाल है शुभम अग्रवाल जी, आप तो A3S फोल्डर का प्राइस भी दे दिए 1650। ओके, तो बढ़िया। तो यही चीज है दोस्तों कि एक फोल्डर से भी सस्ते में अब ट्रेनिंग है आपके लिए, और ये RMM कर रहा है आप लोगों के लिए। चलिए बढ़िया है, और मुझे मौका मिला कि आप लोगों की मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, कुछ समझा पा रहा हूँ। क्योंकि एक, चलिए एक आप लोगों को एक लाइन सुना देते हैं। ठीक है, क्या सुना दूं एक लाइन? तो ये लाइन ये होता है दोस्तों कि मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि हमारा देश अभी भी गरीब क्यों है, और हमारा भी देश हर देश से अभी भी पीछे क्यों चल रहा है। कहने के लिए हम लोग काफी महान है, हमारा देश महान है, मैं अपनी देश की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, बट मैं अपनी उस कमी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ का रूल है,
हमारे देश की कि अगर कोई एक सक्सेस होता है तो वो दूसरे को सक्सेस होने नहीं देता है या चाहता नहीं है कि वो भी सक्सेस हो जाए, क्योंकि अगर वो भी सक्सेस हो जाएगा तो भाई हमारी वो बराबरी कर लेगा। फिर वो देखते होंगे आप गांव मोहल्ला हर जगह की, कोई अगर एक को जॉब लग जाता है तो वो दूसरे को वो प्रोसेस नहीं बताएगा कि भाई ये पढ़ लो थोड़ा सा ये मेहनत कर लो और तुम्हें भी ये चीज आसानी से हो जाएगा। और हम लोग ठीक है, और हम लोग अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे और हमारे गांव की तरक्की होगी तो हमारा स्टेट होगा, फिर हमारे देश होंगे। वही चीज है, अगर हम लोग चाहे एक दूसरे को आगे खींचने के लिए तो कोई पीछे नहीं रहेगा और हम लोग सरकार की भी इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमें जॉब दे, हम लोग खुद हो सकते हैं। तो वही चीज है, टेक्निक है, सस्ते में मिले या महंगे में, बट अच्छे से अगर आदमी सीख ले तो आराम से जो है जीवन आसान हो जाता है। तो आते हैं अब टॉपिक पे। 310 एंटीना स्विच निकालने के वक्त जो हमारी रेटिंग था वो 310 था। तो कंपोनेंट निकालते समय अगर प्रिंट उखड़ जाए तो क्या करें? तो कोई नहीं दोस्तों, प्रिंट उखड़ जाए या फिर ट्रैक उखड़ जाए या आईसी के नीचे के बॉल उखड़ जाए, कुछ भी उखड़ जाए आप उसे बना सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। हमारी उम्मीद से मदरबोर्ड में जो भी तकलीफ आते हैं वो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज बताऊं कि प्रिंट टूट जाए या फिर ट्रैक टूट जाए, सब कुछ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब इसे फिक्स करते हैं। तो आ जाते हैं, देखिए आईसी के ऊपर जो स्टील की शील्ड निकालने का तरीका बता देना सर। बिल्कुल बिल्कुल शिवाजी, वो भी हम बताएंगे कि आईसी के ऊपर की शील्ड कैसे निकालते हैं। उसके लिए ड्रिल मशीन का भी हेल्प लेना पड़ता है। ड्रिल मशीन की अगर शील्ड में कोई भी स्पेस नहीं है तो ड्रिल मशीन की इस्तेमाल उस पर करते हैं जी। वो भी हम क्लास के दरमियान हमारा पूरा का पूरा कोशिश है कि मैं वो भी आपको क्लियर करूं, ठीक है, क्योंकि जो है वर्क फ्रॉम होम में हूं, फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हर चीज बता पाऊं, क्योंकि हमारे घर में सभी चीज नहीं है, लेकिन मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि आपकी किसी भी चीज का मैं आपको महसूस होने ना दूं कमी, और हर चीज को सेटिस्फेक्शन कर पाऊं। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो जब ये निकल गया तो लग भी जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भाई बंधु दोस्त कि उसको डर है कि भाई हमने तो निकाल लिया फिर लगाने में हो ना हो जल जाए, तो आप इसकी टेम्परेचर को कम कर लीजिए। आपको प्रॉपर मैंने बताया कि आप इसकी टेम्परेचर को डाउन करके आप लगा सकते हैं। और तो एक चीज है सर जुगाड़, शुभम जी ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक चीज है सर जुगाड़, वो क्या चीज है जुगाड़? क्या कहना चाह रहे हैं आप शुभम जी? ओके बताइएगा लास्ट में। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। तो आप चाहें तो इसकी टेम्परेचर डाउन भी कर सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी डाउन कर सकते हैं। आप जिस जैसे चाहें वैसे मर्जी आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम बिना टेम्परेचर डाउन किए ही लगाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो एक बार हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कुछ भी हो, हाँ सही कहा आपने कि हमारे देश में हर चीज का जुगाड़ है, कुछ रहे न रहे लेकिन जुगाड़ जो है लग जाता है। तो ये जुगाड़ अपने लोगों का काफी बेस्ट चीज है कि चलो भाई जुगाड़ लगाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी प्रोसेस पे। तो यहाँ क्या है कि अब इसको लगाने से पहले क्या करेंगे, ध्यान देना है कि ये जो हमारा एंटीना स्विच है इसे फिर से एक बार फ्लक्स लगा देंगे, क्योंकि इसकी फ्लक्स जो है फर्स्ट टाइम रिमूविंग के समय सूख चुका है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा फ्लक्स फिर से अप्लाई करेंगे और मदरबोर्ड पे भी, ठीक है। ये फ्लक्स अप्लाई कर देना है।
और सिर्फ हम पहले नीचे की जो प्रिंट है मदरबोर्ड पे उसको मेल्ट करेंगे। ठीक है, कोई टेम्परेचर डाउन नहीं, कोई पीपीडी नहीं, जैसा कि ठीक है, स्क्रैच मत कीजिए दोस्तों। अरे फैमिली ग्रुप है, हम लोग आरएमएम में जुड़ने के साथ एक तरह से हम लोग एक तरह का परिवार बन जाता है, हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो हाथ से हाथ मिला करके सीखिए, आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा कोशिश कीजिए। तो ये हमारा लग चुका है, आप देख सकते हैं, और ये क्या जला है ये भी देख लीजिए। अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि ये वही चीज है या बदल चुका है। यहाँ पे जो है इसमें गोल पॉइंट है, ये मत सोचेगा कि ये जला है। यहाँ पे इसकी जो है ये गोलाकार इसमें बिंदु है। अब आप इसे देखिए अच्छे से, वही है, 100% लगा हुआ है, 1% भी नहीं जला है। ये सब क्या है? सफाई है आपके हाथों की और आपके मेहनत की। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों को अनम्यूट का परमिशन देते हैं, 5 बज चुका है। चलिए, तो अब आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो, जी जी, नमस्कार सर। हेलो हेलो, नमस्कार सर। बताइए बताइए। पड़ताल कैसे बना रहे थे? बताइए। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। सर मैं माइक के बारे में कल जो आपने माइक के बारे में बताया था, मैं उसके बारे में पूछ रहा था सर कि 180 का जो आपने पीपीटी बताया था 138 सर, एक पीपीटी मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें लिखा नहीं है सर, कहाँ रखी है, मैं देख रहा हूँ। सर जी, किसी पीपीटी में लिखा हुआ भी नहीं आता है क्या सर? देखिए विकास कुमार जी, हर एक पीपीडी में लिखा हुआ आता है। अगर आप लोकल पीपीडी खरीदते हैं मार्केट से, जो कि अनब्रांडेड होते हैं, जो कि लोकल पैकिंग होता है, ठीक है, तो उसमें आपको टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप जितने भी ब्रांडेड खरीदेंगे, जैसे मैकेनिक की खरीदिए, रिलाइफ की खरीदिए, या बाबा टूल्स वाले की ले लीजिए, या फिर बेस्ट सर्विस वाले की ले लीजिए, जो भी हमारे मार्केट में अच्छी टूल्स प्रोवाइडर है, उसके पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन बेस्ट नंबर 1 मैकेनिक का होता है और फोनकोंग का होता है। फोनकोंग, मैकेनिक और फोनकोंग, फाल्कन का सर? फोनकोंग, FONE, फोन, KONG, फोनकोंग, ये वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है मोबाइल से रिलेटेड। जल्दी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, ठीक है। लेकिन बेस्ट वर्ल्ड की ना मिले, बट भैया स्टेट लेवल की भी तो बेस्ट मिले, इंडिया लेवल की भी तो बेस्ट मिले। तो ये जो है मैकेनिक, रिलाइफ, उस सब पे आपको मिलेगा। और विकास कुमार जी, घबराना नहीं है। अगर आपको उसकी टेम्परेचर नहीं मालूम है तो मैं तरीका बताता हूँ। सर जी, आपके वीडियो जो आप रोज पढ़ा रहे हैं वो अपलोड हो गए हैं क्या? हाँ, अपलोड हो रहा है। मैं पीपीटी को टेस्ट करने का
सर कल माइक वाला जो क्लास मैंने पढ़ा था उसको थोड़ा सा बारीकी से समझना था, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अपलोड अगर हो गया होगा तो मैं दोबारा देख लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं टीम को इत्तिला करूंगा, वो जरूर अपलोड कर देंगे। आप अपनी अक्सर हमसे माइक खराब हो जाता है सर, डायरेक्ट बैठाने के चक्कर में, तो जंपर से ही बैठाना पड़ता है। अरे विकास जी नहीं होगा खराब, आप असेंबली से ही लगाएंगे। तो 1 मिनट आपके लिए विकास जी की आपकी पीपीटी का टेम्परेचर आपको नहीं मालूम है तो पीपीटी को यहाँ टिश्यू पेपर पे रखिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है। पहले उसको जो है 145 के टेम्परेचर से गर्म कीजिए असेंबली की, तो अगर वो 138 होगा तो वो 140 या 45 की टेम्परेचर में वो पिघल जाएगा। जी। अगर नहीं पिघलता है तो फिर आप उस पे जो है 183 होगा तो आप उस पे 200 की टेम्परेचर अप्लाई कीजिएगा, वो पिघल जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं पिघलता है तब वो पीपीटी बिल्कुल बेकार है, मत इस्तेमाल कीजिएगा उसको। ओके, और एयर कितना रखेंगे सर? एयर टिश्यू पेपर पे मारना है तो 2 3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर जी। और चलिए दोस्तों, संतोष सर। हेलो सर। हाँ और हेलो सर। जी जी सर बोल रहे हैं संतोष सर एक क्वेश्चन पूछना था। एंटीना स्विच जो बैठाने का टाइम लगाने का टाइम कितना हीट रहता सर, सेम रहेगा क्या? सेम, क्योंकि मैंने टेम्परेचर डाउन नहीं करा, सेम अच्छा, में निकाला, सेम में लगाया। अच्छा संतोष अच्छा, सर। वही पूछ रहे सर। संतोष सर एक क्वेश्चन पूछना था। चलिए एक बार में सारे लोग बोलेंगे तो नहीं समझ पाऊंगा। चलिए एक्सपर्ट जी, एक्सपर्ट ग्रुप क्या नाम है सर बताइए, अनम्यूट हो जाइए। राइट, हाँ सर। जी मैं ये पूछा है सर, 3 दिन से एक मोबाइल में परेशान हो रहा हूँ सर। MI A2 है सर उसका। हाँ सर, मैं नेटवर्क बना रहा हूँ तो ओके। हल्का सा साइड ऊपर में पानी था उस PF के पास, तो मैंने साफ वाफ करके वो कंपोनेंट बदल दिए सर। और उसमें मैंने बोल्ट चेक करा, BPH लाइन जो है ना सर, 2 जगह 3.78 वोल्ट आते हैं, वो आ रहे हैं सर। PF के पास भी आ रहे हैं, 4G IC के पास भी आ रहे हैं। और उसमें VREG बोल्ट 2 जगह आते हैं, एक तो आता है 1.8 सर और एक आता है 2.7। तो 1.8 आता है सर सिम डालने के बाद, और 2.7 कब आता है सर? वो दोनों कंडीशन में नहीं आ रहा है, सिम डालने पर भी नहीं आता, बिना सिम के भी नहीं आ रहा सर, और दोनों पावर से आ रहे हैं सर वो। 1 मिनट, और अभी हैंडसेट में सिम डाल के ऑन करते हैं तो इमरजेंसी है या नो सर्विस है? क्रॉस बना रहा है सिम, अंदर सिम सेटिंग में जाके सिम तो नाम दिखा रहा है सर वो, सिम के नाम दिखा रहा है, लेकिन क्रॉस का निशान आ रहा है दोनों नेटवर्क पे। दोनों में डायरेक्ट क्रॉस आ रहा है। हाँ, और सर्च करने पर एरर लिखा आता है, एरर नो सर्चिंग। ओके हाँ सर। चलिए, जिस भी आईसी में पानी गया हुआ था, हाँ। ठीक है, उस आईसी को निकाल करके फिर से शिफ्ट किए हैं? PF के पास पानी नहीं था ज्यादा सर, कंडेंसर लगा ना, जो BPH लाइन आती वोल्ट आता सर, जो बीपीएस लाइन में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं, हाँ उस पे पानी था, वो पूरा दिख रहा था, उसको मैंने साफ करा और निकाल के साफ करके वापस वहीं लगा दिया। अच्छा, तो कैपेसिटर वो फिलहाल नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर वो पानी आपकी RFIC में इन किया था या नहीं इन किया था? नहीं किया सर, PF IC के अंदर जा ही नहीं सकता सर, क्योंकि वैसी वाला है वो, तो ऊपर से दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है सर। और 4G IC लगी है, बाहर भी नहीं जा सकता। 4G IC भी सर वही वाली है, वो PF जैसी होती है, ओके बल वाली तो है नहीं। चलिए ठीक है, अगर आपकी दोनों आईसी में कहीं भी पानी नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर था, तो आपने वोल्टेज भी चेक कर लिया है, ठीक है। अभी डायरेक्ट क्रॉस आ रहे हैं, तो WTR का नंबर उसमें क्या है? WTR का SDR 660। SDR 660 हो सके तो एक बार SDR 660 को निकाल करके रिवॉल्व करके फिक्स कीजिए सर। ये जो 2.7 वोल्ट जो कट ऑफ हो रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये पावर की दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, देखिए, जब तक हमारे हैंडसेट में WTR इनेबल नहीं होगा, ठीक है, SDR, तब तक वो वोल्टेज बनेंगे भी नहीं। तो एक बार उसे आप रिवॉल्व करके फिक्स कीजिए। वाटर इफेक्टेड फोन है, हो ना हो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वजह हो सकते हैं, उसको आप लगाएंगे तो वो मेरे ख्याल से आपकी वोल्टेज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, सिम कनेक्टर था ना सर? हाँ जी, हेलो सर। जी जी, सिम कनेक्टर के जस्ट लेफ्ट साइड एक कंडेंसर निकला हुआ पड़ा था सर, मैंने बाद में देखा, तो उस पे मैंने बिटमिम से सप्लाई देखी ना सर, तो सिम कनेक्टर की एक पॉइंट पे जा रही थी सर। उसको स्केमेटिक में भी देखा मैंने सर,
तो एक पावर से जो लाइन आउट होती है वहां से, तो हमने कैपेसिटर दूसरे मोबाइल से निकाल के लगा दिया सर उसमें, उससे भी नेटवर्क नहीं आया। ओके, पावर आईसी भी रिसोल्ड कर दी मैंने सर। सिम तो आपका डिटेक्ट हो रहा है कि अगर सिम को सप्लाई नहीं मिलता तो वो डायरेक्ट तो सिम के नेम भी नहीं आते, तो हाँ सिम सर। को सप्लाई ओके है, इसीलिए वो नेम भी आपके आ रहे हैं, तो जी सर। सही है। तो आपकी जो डायरेक्ट जो कटिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट कटिंग का मतलब होता है नो सर्विस, यानी कि कोई सेवा में नहीं, बिल्कुल सेवा में नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सेवा में लाने के लिए एसटीआर और डब्ल्यूटीआर का अहम रोल होता है। तो इस चीज को, और रही बात मॉडल क्या बताया आपने? MI A2। चलिए MI A2 ठीक है, जैसा होता है मैं उसको चेक कर लेता हूँ और फिर जो भी उसमें चेंजेस करने होंगे मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक ठीक है है। सर। और आप कौन ग्रुप में है? आप नसीम जी शायद बोल रहे हैं क्या? हाँ सर नसीम बोल रहा हूँ। सही तो हमको लग रहा है, आज लिखा नहीं था आपके सामने नसीम जी। हाँ सर, मोबाइल पे हूँ सर, ऑनलाइन में आज, ओके, सिस्टम पे अभी हुआ नहीं सर। चलिए ठीक है, हम देखते हैं नसीम जी। तो चलिए दोस्तों, 5:09 हो गए हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सर मेरे पास एक नोट फॉर आया हुआ है सर सर। आपसे कांटेक्ट कैसे हो सर दोबारा? सर एक मेरे पास नोट फॉर है सर। आप कौन सी 99 वाले ग्रुप में हैं आप? हाँ दोनों से, सब तीनों में है सर। चलिए ठीक है, तो हम 99 वाले ग्रुप में आपको मैसेज कर देंगे, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और चलिए दोस्तों, 5:09 हो हेलो चुके हैं। सर मेरे को एक पूछना है सर। जी बताइए। सर मेरे पास एक नोट फॉर है सर, चार्जिंग में चालू कंप्लीट हो रहा है सर, और उसमें चार्जिंग निकाल रहे थे और रिस्टार्ट मार रहा है सर। चार्जिंग में ऑन हो जाता है, चार्जिंग निकालने के बाद रीस्टार्ट होता है, दूसरी बैटरी डाल के चेक कर लिए हैं? जी सर, बैटरी भी डाल के चेक कर लिया सर, और बैटरी कनेक्टर के ऊपर सर वोल्टेज बैटरी कनेक्टर प्लस में नहीं आ रहा है सर, आईडी और जो 2 पॉइंट होता है बीच में वो दोनों में आ रहा है, 1.8 और 2.6। ओके, और डायोड वैल्यू चेक किया है? आईडी थर्मिस्टर पे वैल्यू आ रहे हैं? नहीं सर, वो चेक नहीं किया मैंने। देखिए, आईडी थर्मिस्टर पे दोनों में वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू भी आना चाहिए, वोल्टेज आ रहे हैं बढ़िया, वैल्यू भी आना चाहिए, वो भी चेक कर लीजिए। और चार्जर लगाने के बाद हैंडसेट कंप्लीट खुल जाता है और निकाल बंद हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में होते क्या है कि आपकी जो डीसी टू डीसी आईसी और बैटरी कनेक्टर के बीच की जो कम्युनिकेशन है, डीसी आईसी जो PMI आईसी है और जो बैटरी कनेक्टर है, इसके बीच की जो कम्युनिकेशन है उसमें इशू है, यानी कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। तो आप ये चीज भी चेक कीजिए कि जब आप चार्जर लगाते हैं तो आपके बैटरी कनेक्टर पे रिटर्न वोल्टेज कितना आता है, एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा। जी सर, वो 4.2 नहीं आ रहा है सर उसमें। कितना? 4.2 नहीं आ रहा है सर, बैटरी कनेक्टर के ऊपर नहीं आ रहा है। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो वो वोल्टेज आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो वो ट्रैक चेक कीजिए, अगर ट्रैक सब सही है तो PMI आईसी को चेंज कीजिए। सर मैंने PMI भी चेंज कर दिया, पावर भी चेंज कर दिया सर। PMI पावर दोनों चेंज किया आपने? और दोनों चेंज कर दिया सर। उसके बावजूद भी नहीं सॉल्व हुए? नहीं होगा सर। उसके सर मेरा नंबर देता हूँ व्हाट्सएप का, मैंने 3 हैंडसेट किए सर कल, कम से कम 8 दिन से मैं उसके ट्राई कर रहा था, उसका प्रॉपर मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया। वो रजिस्टर होता है ना आईडी लाइन का, उसमें प्रॉब्लम है सर। जी सर आपका नंबर दे दीजिए सर। हाँ दे दो, चैट में रख दे सर। सर जी PFO पे कितनी हीट से निकालना है सर? PMI कितनी हीट से? 300। PFO सर, PFO RF 320-25। अच्छा मैक्सिमम देखिए 350 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कम में निकालने का। नेटवर्क है, शॉर्ट जल्दी हो जाता होगा सर? हाँ जी, नेटवर्क PFO है सर, शॉर्ट होने के चांस नहीं 350 के अंदर अगर आप निकाल लेते हैं तो शॉर्ट होने के चांस नहीं है। ओके सर। ओके, तो चलिए दोस्तों, ये नंबर भी मिल चुका है उनको, श्री मोबाइल जी का नंबर मिल चुका है उनको। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फिर कल भी। एक सवाल। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप लोग 60 व्यक्ति हैं, 1 मिनट का मतलब समझते हैं, 1 घंटा हमको फिर बैठना पड़ेगा। नहीं सर, एक सवाल बस। बताइए सर, जैसे कि मान लो किसी मोबाइल में डिस्प्ले का बैकलाइट अगर चला जाता है, उसमें अगर 6 फ्लैग आईसी से अगर उसको डिस्प्ले का बैकलाइट दे तो अलग से हो सकता है? इसलिए आपके जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें आईसी अलग आ रही है, पहले पुराने मॉडल में 6 फ्लैग की आईसी आती थी, तो क्या हम 6 फ्लैग आईसी से उसको बैकलाइट इम्प्रूव कर सकते हैं? सर्वेश जी, आपकी आवाज रुक के आ रहा है, मैं नहीं समझ पाया। आप जरा एक बार दोबारा आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए सर्वेश जी, और दोबारा जरा लाउडली बताइए। हेलो सर। जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुराने सेट में 6 फ्लैग की आईसी आती थी,
तो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट का काम करती थी, आपके मॉडल में नहीं आ रही है, तो क्या जैसे कि आपके मॉडल में अगर बैकलाइट खराब हो जाती है डिस्प्ले की, तो क्या हम 6 फ्लैग आईसी से अलग से लगाकर इम्प्रूव कर सकते हैं स्लाइड को? देखिए अभी के जो जितने आईसी आ रहे हैं फोन में, उसमें LK आईसी आ रहा है जिसमें कि 18 पिन भी रहते हैं, 16 पिन भी रहते हैं, और आपके जो 6 पिन जो बैकलाइट आईसी रहता है, आप उसको इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके जो इनेबल सिग्नल होते हैं, उसकी जो वोल्टेज होते हैं, और उसकी जो आपको PWM एक इनेबल होता है जिसको पल्स विथ मॉड्यूल कहते हैं, वो सब भी अलग होता है, जिस वजह से आप 6 फ्लैग उसमें कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर आपके पढ़ाने की तरीके से बहुत जी अच्छा लगा। नमस्कार फिर। जी नमस्कार। ठीक है सर, अब आपका भी टाइम लेट हो रहा है, हम लोगों का भी टाइम। वही बोला आप लोगों को कि चलिए फिर हम मिलते हैं, लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि कल हमें फिर टॉपिक बता देंगे कि क्या क्या मैंने क्लास लिया, क्योंकि अभी जो हमारे 2 क्लास चल रहे हैं दोनों में हमारा ये सेम चीज ही चल रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ कि उस केस में मैंने क्या पढ़ाया और इसमें क्या पढ़ाया। आप लोग थोड़ा मुझे खास करके दीपेंद्र जी आप मुझे याद दिलाएंगे कि मैंने यहाँ कहाँ करा। ठीक है, ओके।